गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12th क्लास का हिंदी मीडियम का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम इससे पहले की जो वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं आपके ग्रुप के अंदर भी। अगर किसी को ग्रुप के अंदर भी नहीं मिल पा रहे हैं तो आप एनडी गंगा स्कूल के चैनल से देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो देखिएगा, आज का हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, इससे पहले हमने कूलाम नियम के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कल के टॉपिक में। अब देखिएगा, आज का जो नया टॉपिक है वो हमारा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी किसी भी एक बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से किसी बिंदु पर हम दूसरा बिंदु मान लेते हैं P, वहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, मान लेते कि एक कोई चार्ज रखा हुआ है, ये बिंदु आवेश है Q, ठीक है। और मान लेते बच्चों इससे एक R दूरी पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है। मान लेते ये दूसरा चार्ज क्या है, एक परीक्षण चार्ज है। परीक्षण चार्ज का आवेश है हमेशा धनात्मक होता है और उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस चार्ज की वजह से, ये जो चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से मान लेते ये जो परीक्षण आवेश बिंदु P पर रखा हुआ है और ये जो चार्ज है ये A बिंदु पर रखा हुआ है। तो इस चार्ज की वजह से A दूरी पर स्थित किसी बिंदु चार्ज के ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात करेंगे, E के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा दो चार्ज हैं, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। जब दोनों किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो आपको पता है कि क्या होगा, उन दोनों के ऊपर एक ही बल लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलाम बल, ठीक है ना। तो अगर दो चार्ज रखें, एक क्यू चार्ज है और एक ही क्यू नोट, एक ही क्यू नोट चार्ज है, जो परीक्षण चार्ज है, ये आर दूरी पर रखे हुए हैं। कौन सी दूरी पर रखे हुए हैं, आर। तो इनके ऊपर जो बल लगता है एफ, जिसको हम कूलाम बल बोलेंगे, वो कितना हो जाएगा, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, कूलाम के नियम से हमने लिखा है इसको सीधा। अब देखिएगा, अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल का अनुपात ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि हमने बात की थी E, विद्युत क्षेत्र E क्या होता है, F अपॉन क्यू नोट, ये हमने पढ़ चुके थे कल। तो इसी से अगर हम बात करते हैं तो इस Q की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा E, अगर हम उसकी बात करें वो कितना हो जाएगा, F अपॉन क्यू नोट। बच्चों F का मान हम निकाल चुके हैं, तो E बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो सदिश राशि है तो बल भी कैसी राशि है, सदिश। F का मान हम निकाल चुके हैं क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हमें F का मान है और ये देखिए क्यू नोट है ऑलरेडी, तो इंटू क्यू नोट। तो क्यू नोट से बच्चों क्यू नोट कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो कितना निकल के आता है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आपको पता है के को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा, ये जो आवेश है ये जब निर्वात में यानी हवा में रखा होता है, दोनों आवेश के बीच में जो माध्यम है वो हवा है, उस टाइम कितना निकल के आया आपका, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिएगा, अगर हमें इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाता है जिसका परावैद्युतकांक कितना है, हम एप्सिलॉन आर मान लेते हैं। आपको पता है ना कि एप्सिलॉन नोट किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो किसी माध्यम में अगर हम बल निकालेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे माध्यम का, तो वो कितना हो जाएगा, बस सिंपल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह रखेंगे हम एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, उस माध्यम के अंदर बल ही आर स्क्वायर है, ठीक है।
तो देखिएगा यहाँ से आते हैं हम वापस से, तो ये हमने समझा रखा है लैंग्वेज के साथ, ये हो गया। देखो मैंने यहाँ पर ये जो आर कैप लगाया है, इसका मतलब क्या है कि हमने सदिश की फॉर्म में लिखा है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा धनात्मक से तो दूर जाता है और ऋणात्मक की ओर आता है। अगर हम ग्राफ खींचते हैं किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और आवेश के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकल के आया बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और आर के बीच का जो ग्राफ है, जब कोई भी दो क्वांटिटी यानी दो राशियाँ जब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, तो उनका ग्राफ हमेशा इस तरह का आता है, स्लोप वाला, पैराबोलिक स्लोप वाला, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ई और आर का ना खींच के 1/r, ये थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है हमने 1/r, तो इसलिए जो ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि अगर हम ई और आर का खींचेंगे तो वो पैराबोलिक शेप में आएगा, अगर हम ई और 1/r का खींचेंगे तो वो कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि ये किसी भी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं, ठीक है ना। विद्युत बल रेखाएं क्या काम आती हैं, किसी भी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन रेखाओं का उपयोग किया जाता है उन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब विद्युत बल रेखाएं जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया कि ये कुछ इसके गुणधर्म होते हैं जो हम बात करेंगे क्या होती है। एक तो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बता दूंगा कि ये जो विद्युत बल रेखाएं ये कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती हैं, ये मतलब रियल में नहीं होती हैं, हम बस किसी भी आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र है उसको दर्शाने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा है जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक से तो बाहर की तरफ होती हैं, यानी धनात्मक से तो निकलती हैं और कहाँ पर ख़त्म होती हैं, ऋणात्मक पर जाके ख़त्म होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर केवल अकेला चार्ज है, इसमें देखो मैंने लिखा हुआ है कि एकल चार्ज के लिए अनंत पर समाप्त होती हैं। अगर दोनों नहीं है, मैंने आगे चित्र द्वारा समझा रखा है, अगर केवल एक ही चार्ज है, धनात्मक आवेश है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी। अब ये एंड कहाँ पे हो रही है, ख़त्म कहाँ पे हो रही है, ये कोई नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई ऋणात्मक आवेश नहीं है, इसलिए इनको हम एंड पॉइंट नहीं ज्ञात कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये कैसी होती हैं, सतत होती हैं। सतत मतलब ये कंटिन्यू होती हैं, जैसे कि अगर हम ये एक चार्ज से निकली, इस पॉजिटिव चार्ज से निकली, तो ये लगातार होंगी इस तरह से, ऐसे नहीं होंगी कि यहाँ से फिर बीच में गायब होगी, फिर बीच में गायब होगी, इस तरह से पॉसिबल नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सतत होती हैं। सतत मतलब लगातार होती हैं, ये ब्रेक नहीं होती, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर ब्रेक होगी तो यहाँ, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत बल रेखाएं किसको डिनोट करती हैं, विद्युत क्षेत्र को, ठीक है। तो इसका मीन्स किसी भी आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो सतत होता है, लगातार होता है, ठीक है। अब देखिएगा इनकी जो सघनता है वो किसको डिनोट करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। कैसे, जैसे एक ये आवेश है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज है, ठीक है, ये सारी बाहर की तरफ है, ठीक है ना। और एक दूसरा आवेश है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, दूर दूर। तो जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी, जितनी ज़्यादा सघन होंगी, वो किसको डिनोट करती हैं, उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र को। देखो यहाँ पर क्या हो रही है, बिल्कुल पास पास है सारी लाइन, यहाँ पे दूर दूर है, तो वो किसको डिनोट करेंगी, अगर पास है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि ये अपनी लंबाई के अनुदिश संकुचित होने का प्रयत्न करती हैं, मतलब ये लंबाई के अनुदिश क्या होती हैं,
एक दूसरे के पास आने की कोशिश करती है, ठीक है ना, संकुचित इकट्ठा होने की कोशिश करती हैं, और लंबाई के लंबवत होती हैं वो दूर जाने की कोशिश करती हैं। क्यों? क्योंकि संकुचित का मीन्स क्या हो रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये लंबाई के अनुदिश यानी समान आवेश एक दूसरे को समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये भी दर्शाती है, ठीक है ना। और ये समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। समविभव इक्विपोटेंशियल सरफेस हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके ये क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। और भी एक दो पॉइंट हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं कि ये जो विद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये वाला काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। अगर जिस बिंदु पर वो काटेंगी तो इसका मीन्स क्या हो गया, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई। और आपको पता है किसी भी एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी नहीं काटती है। दूसरा क्या होता है कि ये क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब ऐसे बंद नहीं होती हैं, क्लोज नहीं बनाती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी चुंबकीय रेखाएं वो हमेशा क्लोज लूप बनाती है, एन से खत्म होती है एस पर आती है, इस तरह से एन से स्टार्ट होती है बाहर की तरफ और अंदर एस से एन की तरफ, वो हम आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, धनात्मक आवेश के लिए मैंने विद्युत बल रेखाएं बना रखी है, बाहर की ओर है, ठीक है, ऋणात्मक के लिए इसकी तरफ आ रही हैं। यहाँ पे देखिए दो धनात्मक आवेश है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। इनका विद्युत बल रेखाएं की दिशा किधर है, बाहर की ओर होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे ये देखिएगा विद्युत द्विध्रुव, अभी हम बात करेंगे द्विध्रुव की, कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जब पास पास रखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव के लिए देखिए क्या होता है, प्लस से निकल रही है और माइनस पर खत्म हो रही हैं, प्लस से निकल रही हैं और माइनस पे खत्म हो रही हैं, इस तरह से विद्युत बल रेखाएं होती हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, या तो आपसे द्विध्रुव के लिए पूछा जाता है या किसी भी बिंदु आवेश की विद्युत बल रेखाएं खिंचवा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव, द्विव मतलब देखो संस्कृत का वर्ड है, द्विव मीन्स क्या होता है, दो, और ध्रुव मतलब पोल एंड, ठीक है ना, एंड भी बोल सकते हैं और पोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मैं सीधा बताऊं कि अगर दो चार्ज, एक धनात्मक चार्ज है और एक ऋणात्मक चार्ज है, दो चार्ज जिनका जो परिमाण है वो तो समान है, यानी ये भी 10 कूलाम का है तो ये भी 10 कूलाम का होगा, ये 5 कूलाम का होगा तो ये भी 5 कूलाम का होगा। अगर दो समान आवेश के चार्ज, लेकिन दोनों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का। अगर किसी दूरी पर रखे हुए हैं, माने तो ये दूरी कितनी है 2a है, किसी दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा जो निकाय है, इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों, इसको पी से लिखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मीन्स क्या होता है कि किसी भी एक आवेश को अगर हम द्विध्रुव की लंबाई से गुणा कर दें, कोई सा भी एक आवेश ले लीजिए, दोनों बराबर हैं, बस प्लस माइनस का फर्क है, वो हमें यूज नहीं करना है। किसी भी एक आवेश को अगर हम उसकी लंबाई से गुणा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि किसी भी द्विध्रुव में क्या होता है, अगर उसकी लंबाई को एक आवेश से गुणा करने पर क्या बन जाता है, वो विद्युत द्विध्रुव। इसका मात्रक देखिए क्या होता है, अगर देखिए द्विध्रुव के बारे में अगर हम बात करें क्या होता है द्विध्रुव, पी से लिखते हैं इसको, पी बराबर क्या होता है 2a, यानी लंबाई इंटू आवेश q। अब देखिए 2a क्या है, लंबाई है, इसका मात्रक क्या होता है मीटर, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, कूलाम मीटर भी इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। वीमा हम निकाल सकते हैं, वीमा क्या होती है इसकी, m0 L1 T1 एंड A1, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें, अब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। अब देखिएगा, किसी भी द्विध्रुव के 3 जगह पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। एक
उसके एक्सिस पर, यानी अगर द्विध्रुव एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है तो उसके एक्सिस के अलोंग, यानी एक्स अक्ष के अलोंग ही हम उसका विद्युत द्विध्रुव निकाल सकते हैं। दूसरा, हम उसके लंबवत निकाल सकते हैं, यानी अगर द्विध्रुव एक्स अक्ष पे रखा है तो उसके लंबवत यानी वाई अक्ष के ऊपर हम क्या निकाल सकते हैं, उसका द्विध्रुव निकाल सकते हैं। तीसरा क्या होगा कि उस बिंदु पर जो ना तो एक्स एक्सिस पर है और ना ही वाई एक्सिस पर है, वो केवल किसी एंगल थीटा के ऊपर स्थित है, तो उसकी वजह से भी हम क्या निकाल सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं किसी भी द्विध्रुव के लिए। तो देखिएगा, पहला हम बात करते हैं कि किसी भी द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखिएगा मैं इसको थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि आपके पास एक द्विध्रुव है, ये एक द्विध्रुव है ए बी है, और इसके ऊपर ए पर जो प्लस माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और बी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इस द्विध्रुव की जो कुल लंबाई है वो कितनी दे रखी है आपको, 2a दे रखी है। ये जो लंबाई है ये कितनी है, 2a है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये जो बिंदु O है, ये बिंदु O है, ये इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, इसको हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव का केंद्र। अब जब ये मध्य बिंदु हो जाएगा तो इधर भी a बचेगी दूरी और इधर भी दूरी कितनी बचेगी, a। अब इस द्विध्रुव के अक्ष पर हम एक बिंदु P मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक बिंदु P है, इस द्विध्रुव के अक्ष पर है, और ये बिंदु P इस द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, ये जो हमने लिखी हुई है। ठीक है, कितनी दूरी पे है, r दूरी पर है। ये मैं लिख देता हूँ वापस से, r दूरी पर है ये। अब देखिएगा, इस बिंदु P पर, जो बिंदु P है, ये वाला माइनस चार्ज भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। अब इस माइनस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगा, इस दिशा में। ठीक है, जिसको मैं अलग कलर की लाइन से नोट कर रहा हूँ, इसका विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इस दिशा में। क्यों? क्योंकि हमेशा माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होता है, और इस प्लस की वजह से, प्लस क्यू की वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में होगा, वो इस दिशा में होगा, EB, बी पर जो चार्ज है उसकी वजह से। यानी इस बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र लग रहे हैं। बिंदु P पर क्या हो रहा है, दो विद्युत क्षेत्र लग रहे हैं इस बिंदु P पर। एक तो इधर लग रहा है EB और एक किधर लग रहा है, EA। यानी ये जो चार्ज A के ऊपर रखा हुआ है उसकी वजह से, और जो चार्ज B पर रखा है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र लग रहा है P पर। अगर आपसे परिणामी पूछा जाए दोनों का, तो वो क्या हो जाएगा, या तो EA माइनस EB निकालेंगे हम, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है इसलिए माइनस होगा, या फिर हम EB माइनस EA करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर EB माइनस EA करें या EA माइनस EB करें, कौन सा वाला करें। बच्चों वापस आते हैं हम अपने PDF पर, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मुझे बताइए कि जो EA ज़्यादा है या EB से। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E वो दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस बिंदु P से A ज़्यादा दूरी पर है या B, आपको पता है A ज़्यादा दूरी पर है, तो A जितनी दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगा वो कितना आएगा, आपको EB में से क्या माइनस करना है, EA, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। तो अब आपको पता है किसी भी बिंदु का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, KQ/R²। ठीक है, तो हम EB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, सेम ऐसे ही हम EA की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा, ये समझ में आ गया, मैंने यहाँ लैंग्वेज लिखी है कि क्या क्या रखा हुआ है कैसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से कितना हो जाएगा, KQ/R²। यानी यहाँ पर जो दूरी है, देखिएगा A की और P की दूरी कितनी है, ध्यान से देखिए, वापस से आते हैं हम इसमें, कि जो बिंदु A की और बिंदु P की दूरी है वो कितनी है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है बच्चों, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ ये दूरी A है। तो मुझे बताइए ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, अगर हम यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, R + A, यहाँ तक हो जाएगी। तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी होगी, अगर हम बात करें तो R + A। इसकी दिशा किधर होगी, PA की दिशा में। ये क्यों,
क्योंकि जो पी ए है नेगेटिव चार्ज है ये क्यू, तो पी से और नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। अब हम बी की वजह से निकालते हैं, किसकी वजह से, बी वाले चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र। तो सेम वो रहेगा, सिंपल, बस क्या अंतर आ जाएगा, दूरी का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूरी देखिएगा, इसमें दूरी कितनी है, अगर हम वापस से चित्र से देखते हैं, बी बिंदु यहाँ से यहाँ तक पी तक आर दूरी है, और ये बीच में ए है, यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये ए है। तो ये मुझे बताओ ये दूरी कितनी बचेगी, आर में से ए कम हो जाएगा, ठीक है, तो आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी के लिए आर स्क्वायर हो गया, ये आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। अब दोनों का हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये देखिएगा लघुत्तम आ गया, ये वाला, ये आर प्लस ए हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ऐसे ही ये माइनस है तो a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये माइनस बाहर है, तो इसकी वजह से सारे क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, आर से आर कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, आपके पास ऊपर क्या बचेगा, 4 हो जाएगा, 2, ये कितना हो गया, 4। और देखिएगा यहाँ से एक आइडेंटिटी और आपको याद हो तो, a प्लस बी और a माइनस बी कितनी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया कि अगर हम इसकी बात करें, a माइनस बी और a प्लस बी कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए हम इसको आगे डिवाइड इस तरह से लिख लेते हैं, देखो 4 में थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिएगा ऊपर आपके पास क्या है, 4q इंटू ए, ये हो गया। मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2aq। बच्चों ये किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू चार्ज, डाइपोल मोमेंट p, बल आघूर्ण, सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण p के बराबर होता है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा मैंने ब्रेक किया हुआ है थोड़ा तोड़ के, और इसको क्या लिख दिया हमने, 2p के बराबर हो गया। ये जो 2 है और r तो बचा हुआ है, ये r को हमने यहाँ लिख दिया, और देखो चार्ज 2a इंटू क्यू कितने किसके बराबर हो गया, p के, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखिए वापस से, अगर जो दूरी r है वो बहुत पास है, या सॉरी जो द्विध्रुव है उसकी साइज बहुत छोटी है, यानी a है वो बहुत छोटा है किससे, r से, तो हम ए स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिएगा एक मिनट, हाँ अब देखिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आर बहुत सॉरी ए बहुत छोटा है किससे, आर से, तो हम उस ए को नेगलेक्ट कर देंगे, तो नीचे आर 4 हो जाएगा, क्योंकि ए तो हट गया, तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, आर क्यूब बचेगा। तो ये क्या होता है, किसी भी द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। अब इस अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है पी की दिशा में ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बच्चों आप लगातार नोट करते रहना, उनको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप अपनी नोटबुक में लगातार नोट डाउन करते रहना, और कोई दिक्कत है तो आप अपने ग्रुप में, जो 12th क्लास का हिंदी मीडियम का ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप पोस्ट कीजिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको भी आप पोस्ट कीजिए, ठीक है, और पढ़ाई पे ध्यान दें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।